हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और ऑल के ऑप्शंस को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्प कर रही हैं अपनी लर्निंग को पेस करने में, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ काइंडली लाइक एंड शेयर द चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउंड टॉपिक के बारे में। ये आपका चैप्टर 12 दिया हुआ है साइंस की बुक में फॉर क्लास 9th और ये पर्टिकुलर वीडियो पार्ट 1 होने वाला है इस चैप्टर का। इसके आगे हम इस चैप्टर को दूसरे पार्ट्स में भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो, एसएससी एग्जाम्स हो, तो उसमें हमेशा आपका ये टॉपिक आता ही आता है साउंड। तो अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स के गो थ्रू हो जाएं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड सारी थ्योरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस और कुछ बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है कि व्हाट इज साउंड, हाउ डू वी डिफाइन साउंड। हियर आई वुड लाइक टू से कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जस्ट लाइक आपने एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स पढ़े हैं, अभी हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर भी चुके हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी या फिर किस तरीके से एनर्जीज एक दूसरे में कन्वर्टेबल यानी इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमने देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। जस्ट लाइक दैट साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ और आप सुन पा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ साउंड एनर्जी, कि आपके कानों तक एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग पहुंच रही है। ऑल्सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। बहुत बार फिर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड बनती कैसे है। तो इसका हमेशा एक आंसर होता है कि साउंड वाइब्रेशन से बनती है। अब हम देखेंगे वाइब्रेशन क्या होता है। सो वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पेन है हमारे पास और इसको इस तरीके से हिट किया जाए, ये हमने हिट किया तो आपको एक साउंड सुनाई दी, टिक की आवाज। अब जब हम इसको स्लो मोशन में देखेंगे तो वी विल फाइंड कि ये जो पेन है इसमें क्या हुआ, मोमेंटरली कुछ मोमेंट्स के लिए वाइब्रेशन हुई। जैसे ही इसको हिट किया गया, क्या हुआ, ये वाइब्रेट हुआ अपनी एक पोजीशन पे। तो वहां से साउंड की जनरेशन हुई। साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। एक और एग्जाम्पल लें, हमारे पास ये 2 स्टोन्स हैं। ये स्टोन्स को जैसे ही हम एक दूसरे से इस तरीके से टच करेंगे तो हमें एक आवाज सुनाई देती है, जो आपको इस वीडियो में भी सुनाई दी होगी होपफुली। तो ये आवाज किस वजह से आती है, वाई दिस साउंड रीचेज योर ईयर। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, कि जब ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करते हैं या हिट करते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन सेट होती है इन ऑब्जेक्ट्स में, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि क्या साउंड को हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। सो यस, साउंड ऑलवेज रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट। साउंड को चलने के लिए हमेशा एक माध्यम, एक मीडियम की जरूरत होती है। जब हम नॉर्मली सुन रहे होते हैं तो मीडियम क्या होता है, एयर इज द मीडियम। ऐसे ही आपके पास मीडियम कोई सॉलिड भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्टील हो सकता है, या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, राइट। सो एयर कैन ट्रेवल थ्रू साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी ऑफ दीज मीडियम्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी प्लेस पे एयर बिल्कुल हटा दी जाए, यानी कि वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो क्या वहां पे हमें आवाज सुनाई देगी। सो इसका आंसर होगा नो। ऐसा अगर हम कर दें तो हमें कोई भी आवाज, कोई भी साउंड वहां पे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि साउंड को प्रोपगेट होने के लिए, चलने के लिए हमेशा एक मीडियम की जरूरत होती है।
तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली साउंड प्रोपगेट कैसे करती है, यानी कि द फिनोमेनन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड ट्रेवल कैसे करती है एक मीडियम में, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। क्योंकि साउंड एक एनर्जी है, सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी साउंड किस तरीके से आपका मीडियम में प्रोपगेट करेगी, वही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्या है हमारे पास, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, ये एक हमने यू शेप का कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लीजिए कि ये कोई फोर्क है, चम्मच टाइप। हमने क्या किया, इसको हिट किया। अब जैसे ही इसको हमने हिट किया, ये क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा अपनी इस मीन पोजीशन के प्रति, यानी कि एक बार राइट में डिस्प्लेस होगा, फिर वापस आएगा, फिर लेफ्ट में डिस्प्लेस होगा, फिर वापस आएगा और फिर राइट में डिस्प्लेस होगा। इस तरीके से ये अपनी मीन पोजीशन के प्रति क्या दिखाएगा, टू एंड फ्रो मोशन। अब जैसे ही ये टू एंड फ्रो मोशन होगा, ये हमारे पास क्या है, स्पेस, यानी कि मीडियम जिसके अंदर साउंड प्रोपगेट करेगी। अब जैसे ही ये टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा और राइट साइड में डिस्प्लेस होगा, तो एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, यानी मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा अपनी मीन पोजीशन से, यानी कि ये फोर्क आके इन पार्टिकल्स से टकराएगा, जिसकी वजह से ये इसके नियर बाय पार्टिकल्स क्या आएंगे, मोशन में आएंगे, यानी कि फर्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गई, मोशन में। अब ये पार्टिकल्स जब मोशन में आए तो ये रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, ये भी अपनी मीन पोजीशन के प्रति टू एंड फ्रो मोशन अप्लाई करेंगे, यानी कि ये भी अब लेफ्ट में और राइट में मूव करना शुरू करेंगे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, जिसकी वजह से नेक्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स में ये डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगी और इसी तरीके से ये डिस्टर्बेंस आगे वाले पार्टिकल्स में भी पहुंच जाती है। सो प्रोपगेशन ऑफ साउंड इसी तरीके से होता है कि डिस्टर्बेंस आपकी ट्रेवल करती है, डिस्टर्बेंस travels and particles of medium vibrate with respect to their mean positions। पार्टिकल्स तो वहीं के वहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पहली लेयर का पार्टिकल चल के यहाँ आ गया और यहाँ कोई ह्यूमन ईयर है, यानी कि सुनने वाला बैठा है और उसको सुनाई देगी आवाज। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पार्टिकल यहाँ ट्रेवल होते हैं ईयर तक, बल्कि पार्टिकल्स वहीं होते हैं अपनी पोजीशन पे, बस वो वहीं पे थोड़ा सा टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस नेक्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स में जाती है, फिर उनमें डिस्टर्बेंस सेट होती है, वो सेम मोशन अप्लाई करते हैं और नेक्स्ट पार्टिकल्स तक वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है। इस तरीके से डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है मीडियम के पार्टिकल्स में और वो वाइब्रेट करते हैं, और इसी तरीके से क्या है, साउंड मीडियम में हमारी प्रोपगेट करती है। सो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे वेव को। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मीडियम के पार्टिकल्स अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, मोशन में लेके आ रहे हैं। तो इसी टाइप की डिस्टर्बेंस को, जिसके अंदर ये फिनोमेनन होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेव। इस तरीके से वी कैन से कि साउंड इज अ वेव। अब हम देखेंगे कि साउंड किस टाइप की वेव है। अब क्योंकि साउंड वेव्स कैरेक्टराइज की जाती हैं बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम, तो ऐसी वेव्स जो कि कैरेक्टराइज होती हैं बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, यानी कि इस मीडियम के पार्टिकल्स के मोशन की वजह से ऐसी वेव्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, MECHANICAL WAVES। अब यहां से भी 1 मार्क क्वेश्चन बनता है आपका कि साउंड वेव्स को दूसरा नाम क्या दिया गया है, सो दैट इज मैकेनिकल वेव्स। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हम यहाँ पे होने वाली डिस्टर्बेंस को पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा, जब ये फोर्क राइट में डिस्प्लेस होती है तो हमारे पास एक पल के लिए क्या होगा, यानी मोमेंटरीली क्या होगा, एक पर्टिकुलर हिस्से में इस पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी,
और दूसरे ही मोमेंट यानी दूसरे ही पल जब ये फोर्क लेफ्ट में डिस्प्लेस होगा तो यहाँ पे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या है, घट जाएगी, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली इसके नेक्स्ट स्लॉट में पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब कि साउंड वेव्स किस तरीके से ट्रेवल करती हैं कि मीडियम के पार्टिकल्स की डेंसिटी वेरी करती है और उस डेंसिटी के वेरी करने से ही कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की फॉर्मेशन होती है। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अब देखते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होते हैं। सो कंप्रेशन होता है हमारे पास रीजन ऑफ हाई प्रेशर, यानी कि जब यहाँ पे डेंसिटी एक तरीके से घनत्व पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा तो कंप्रेशन की फॉर्मेशन होती है, यानी कि हाई प्रेशर के रीजन की फॉर्मेशन होती है। दूसरी ही तरफ जब रेयरफैक्शन बनता है तो रीजन ऑफ लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो पार्टिकल्स होंगे उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर एरिया में, वो कंपैरेटिवली कंप्रेशन के कम होंगे। सो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की फॉर्मेशन के द्वारा साउंड हमारी किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट करती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उनको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है बेटा कि द पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मीन पोजीशन। अभी डेफिनेशन पढ़ के आपको याद आ गया होगा कि साउंड वेव्स हमारी कैसे प्रोपेगेट करती हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से प्रोपेगेट करती हैं जहाँ पे हमारे पार्टिकल्स इंडिविजुअली इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मूव ना करते हुए कैसे डिस्टर्बेंस को पहुंचाते हैं, सिंपली अपनी मीन पोजीशन पे होते हुए क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे बैक एंड फोर्थ, और वहां से नेक्स्ट पार्टिकल तक वो डिस्टर्बेंस पहुंचती है जो फिर से अपनी इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट, जिसकी वजह से नेक्स्ट पार्टिकल तक वो डिस्टर्बेंस पहुंचती है और वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेशन मोशन शो करेगा। सो साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि साउंड वेव्स आर विच टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स, सो आंसर विल बी ट्रांसवर्स वेव्स ना होके क्या होगा आपका, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब देखते हैं ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। इफ वेव प्रोपेगेट्स अलोंग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स वाइब्रेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पार्टिकल्स की वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वेव हमारी अगर वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है तो इस तरीके की वेव्स, इस तरीके का मोशन क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स मोशन, या फिर इस तरीके की वेव्स क्या कहलाएंगी, ट्रांसवर्स वेव्स। जैसे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे लाइट वेव्स किस तरीके से ट्रेवल करती हैं, ट्रांसवर्स तरीके से ट्रेवल करती हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब हम साउंड की कुछ और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो कंसेप्ट्स आपको क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स पढ़ने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे साउंड की प्रोपेगेशन को किसी भी मीडियम में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के बाद हमें मालूम है कि यहाँ पे साउंड जिस तरीके से प्रोपेगेट करती है उसी हिसाब से कुछ रीजन में हमारे पास क्या हुई, डेंसिटी ज़्यादा हुई है मीडियम पार्टिकल्स की और उसके आगे डेंसिटी कम है, फिर कंपैरेटिवली डेंसिटी ज़्यादा है और डेंसिटी कम है, यानी कि ये जो डेंसिटी का डिफरेंस है उसकी वजह से हमें ये डायग्राम ग्राफ 1 देखने को मिलता है। और जहाँ पे डेंसिटी हमारी मीडियम पार्टिकल्स की ज़्यादा है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं। और जो रीजन जिसकी डेंसिटी कम है उसको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। तो ये रीजन क्या हुआ, कंप्रेशन, नेक्स्ट रेयरफैक्शन और कंप्रेशन और सो ऑन, यानी कि साउंड वेव्स हमारी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ऑल्टरनेटिवली इस तरीके से प्रोपेगेट करती हैं किसी भी मीडियम में। अगर इसी चीज को हम प्रेशर की टर्म्स में दिखाएं, यानी कि प्रेशर डिफरेंस दिखाएं,
तो कंप्रेशन में प्रेशर क्या होगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, और रेयरफेक्शन रीजन में प्रेशर कम होगा। सेम वे कंप्रेशन रीजन में प्रेशर फिर से ज़्यादा होगा और रेयरफेक्शन आते ही प्रेशर फिर से कम होगा। अब अगर इसी चीज़ को, इसी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फिनोमेनन को हम वेव फॉर्म में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? कंप्रेशन यानी यहाँ पे क्या, हमारी डेंसिटी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वेव हमारी क्या किस तरीके से होगी, एक मैक्सिमम पॉइंट, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। अब हम देखेंगे जैसे जैसे वो रेयरफेक्शन रीजन में एंटर करेगी तो उसकी डेंसिटी क्या है, घटती जा रही है, और जैसे जैसे वो रेयरफेक्शन के लगभग मिड में आएगी तो हमें देखने को मिलेगा कि वेव की जो हाइट है वो मैक्सिमम अटेन करती है नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट। और जैसे जैसे इसके आगे रेयरफेक्शन रीजन कम होने की कगार पे आएगा और कंप्रेशन में एंटर करेगी वेव, तो वी विल सी कि हमारा ग्राफ फिर से राइज होना शुरू हो गया और अपने आप को फिर से सेम टर्म्स में रिपीट करता है। तो इसी ग्राफ नंबर 3 पे हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। आइए अब हम उन टर्म्स को देखते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले हमारे पास है क्रेस्ट और दूसरा है ट्रफ। क्रेस्ट में आपको बता दूं, ये जो पॉइंट्स आपको सबसे हाईएस्ट दिखते हैं, दीज आर नॉन एज क्रेस्ट, राइट, CREST, क्रेस्ट। और ये जो लोवेस्ट पॉइंट्स आपको दिखते हैं इस वेव में, ये क्या है, ट्रफ। सो आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साउंड वेव्स किस फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, और ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ। ऑप्शन नंबर ए क्रेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 ट्रफ, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी एक भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि साउंड वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। एक बार आपके पास क्रेस्ट देखने को मिलेगी, फिर ग्राफ नीचे जाएगा तो ट्रफ देखने को मिलेगी, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, एंड ऑल्टरनेटिवली एंड सो ऑन। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, ये डिस्टेंस, यानी कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, वेवलेंथ, जिसको हमने लैम्डा से डिनोट किया है। या फिर इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, वेवलेंथ, और ये दोनों ही इक्वल होती हैं। सो वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, राइट। सो दिस इज वेवलेंथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी वेव कितने क्रेस्ट और ट्रफ बनाती है, यानी कि अपने आप को कितनी बार रिपीट करती है। और वेव की रिपीटेशन, रिपीटिंग यूनिट क्या मानी जाती है, एक पर्टिकुलर क्रेस्ट से दूसरे पर्टिकुलर क्रेस्ट तक की डिस्टेंस, यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर इसका फॉर्मेशन का तरीका, दैट इज नॉन एज वन रिपीटेटिव यूनिट। So the number of repetitive units in a particular time, in a unit time, is known as its frequency. Frequency को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर म्यू से। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म जो कि है एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज सिंपली द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ। दिस इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। सो स्टूडेंट्स, शॉर्ट में देखते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और ये क्या होता है, किसी भी क्रेस्ट की हाइट या फिर ट्रफ की डेप्थ। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेवलेंथ, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है लैम्डा से, और वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आती है हमारे पास, यानी कि हाउ फ्रीक्वेंटली द वेव रिपीट्स इटसेल्फ, वही तो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट हम करते हैं म्यू से। अगला आता है हमारे पास टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड टी मतलब टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, और वन कंप्लीट ऑसिलेशन को ही अभी हमने क्या नाम दिया था, वन रिपीटिंग यूनिट, यानी कि वन फंडामेंटल यूनिट आप इसे बोल सकते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे रिलेशन होता है टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच। सो टाइम इज 1/μ। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको साउंड वेव्स में
हमेशा याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए इनका मतलब क्या होता है। आई होप ये टर्म्स आपको यहाँ तक कंप्लीटली क्लियर हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और पहले अपना डाउट क्लियर करें दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके। स्टिल अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट आता है, कोई आप क्वेश्चन अटकता है या कोई थ्योरी आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कुछ प्रीवियसली आस्क्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अंदर बोलता है द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड या मीडियम। कोई भी आवाज़ जो आप सुनते हैं वो लाउड होगी या सॉफ्ट होगी। बहुत बार बोलते हैं ना कि इतनी तेज़ आवाज़ में क्यों बोल रहे हो, या उसकी आवाज़ कितनी सॉफ्ट है। जैसे हमारे इंडियन सिंगर्स हैं लाइक सोनू निगम जी हैं, तो उनकी आवाज़ में लाइक जो एक सॉफ्टनेस है, क्योंकि उनसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं अभी सोच ही नहीं पाई, तो सोनू निगम जी की आवाज़ में जो एक सॉफ्टनेस है वो किस वजह से है, यानी कि उस साउंड में उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है वो सॉफ्टनेस, या फिर टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है, या फिर मीडियम पे, या फिर एम्पलीट्यूड पे। सो लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। ये आपको याद रखना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास साउंड वेव है, लेट्स से दिस वन। सो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो डिफाइन करेगा हमारे पास साउंड की सॉफ्टनेस या लाउडनेस। फॉर एग्जाम्पल ये वेव ए है, राइट, और एक दूसरी वेव बी इसी तरीके से आपको बना के दे दी। इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है, वो है इनके एम्पलीट्यूड का। तो साउंड ए जो होगी हमारे पास, ए साउंड, इट विल बी सॉफ्टर, और साउंड बी जो होगी वो क्या होगी? लाउडर, राइट। सो लाउडनेस और सॉफ्टनेस किस चीज पे डिपेंड करती है? आपकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड या फिर जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल करती है उस मीडियम के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अभी। द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन। अब सबसे पहले तो पिच क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, पिच होता है कि ह्यूमन ब्रेन किसी भी साउंड को किस तरीके से कंसीव करता है, राइट, कि द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड, और उसी एमिटेड साउंड की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? पिच। सो पिच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही लग गया होगा, दैट पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, और लाउडनेस और सॉफ्टनेस साउंड डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। अब एक समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि पिच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था, साउंड प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है उस ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट करना। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वाइब्रेशन हाई होगी तो क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, राइट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है, इसका मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने यूनिट वो पास करता है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू भी बढ़ेगी। और जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी इज द मेजर ऑफ व्हाट? पिच। तो हमारे पास पिच बढ़ेगी। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसकी वाइब्रेशन बढ़ा दी जाए तो उसकी पिच ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू विल डेफिनेटली गेट आंसर टू योर प्रॉब्लम्स। ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, काइंडली शेयर द चैनल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू सो मच।